हेलो गाइज, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है गाइज। तो हमने जो मॉक टेस्ट सीरीज चलाई है तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है ईवीएस। ईवीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन होंगे उनका हम सॉल्यूशन करेंगे और अपने मॉक टेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो गाइज जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ ये आपको क्या कहते हैं सीटेट के लिए मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके आगे वाले सीटेट में आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अगर आप ये वीडियो को आप मिस मत कीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस हम अपने ईवीएस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को उपलब्ध कराना चाहिए। कैसे उपलब्ध कराना चाहिए? प्रकरणों में अंतर्निर्मित करके या पाठ के अंत में या पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर या इकाई के अंत में। तो जो जो पाठ्य पुस्तकों में जो अभ्यास और गतिविधियाँ होती हैं उन्हें कब कराना चाहिए गाइस? तो वो प्रकरणों के अंतर्निर्मित ही कराते चलना चाहिए। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को, तो पर्यावरण से शिक्षकों के जो अध्ययन के शिक्षक होते हैं उन्हें कैसा होना चाहिए? बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, या विशेषतः पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, या अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, या विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। एक तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो उसे चाहिए कि विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। कैसा? विशेष प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है का प्रयोग करना, यानी कि इनमें से वह कौन सा प्रयोग है जिसका प्रयोग करने से बच्चों के आकलन का सबसे अच्छा तरीका है? तो वो है गृह कार्य देकर बच्चों का आकलन करना, या आवधिक परीक्षाएं कराकर, या योगात्मक कार्य कर कर, या फिर पोर्टफोलियो तैयार कर कर। तो गाइस प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि उनके बारे में पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। पोर्टफोलियो वो होता है जिसमें बच्चों की सारी जानकारी इकट्ठी की जाती है, कब उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है, कितना कम किया है, तो उस हिसाब से उनके बच्चों का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका वो हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि वो जो एक टीचर है वो अपनी क्लास में गाइस देखने वाली और खेलने वाली और सुनने वाली सभी तरीके की दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करता है एवं शारीरिक गतिविधियों का भी प्रयोग करता है। तो आगे बढ़ते हैं कि क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं, या ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, या शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, या प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। और जब बच्चे इंद्रियों यानी कि करके सीखते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सीखते हैं। तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट की सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि मस्तिष्क आलाउंडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। यानी कि एक बच्चा है सीमा, वो प्रत्येक पाठ को रटकर और याद कर लेती है, और दूसरा बच्चा है लीना जो उसी पाठ को चर्चा के माध्यम से और मस्तिष्क में क्या कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग यानी कि जो क्या कहते हैं अपने मस्तिष्क में उस चीज़ के बारे में विचार विमर्श करने के बाद ही अपने पाठ को समझती है। तो इस हिसाब से उन दोनों के बच्चों का जो विकासात्मक सिद्धांत है वो किस ओर संकेत करता है गाइस? तो वो करता है वैयक्तिक भिन्नताओं का। क्या कि प्रत्येक बच्चाओं में अलग अलग वैयक्तिक भिन्नताएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डैश के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। इनमें से वह कौन सी जो के अलावा बाकी की सभी पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं? तो पहला है संयोगात्मक अधिगम, फिर है समस्या, फिर है निर्देशित खोज, या व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। तो पर्यावरण का अध्ययन गाइस व्याख्याओं के द्वारा स्पष्ट करने के अलावा बाकी की ये जो है वो पर्यावरण अध्ययन की विधियां हैं, लेकिन व्याख्यान के द्वारा स्पष्ट करना ये पर्यावरण की विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट की पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना सहायता करता है। तो वो प्रयोग करना क्या कहते हैं कविताओं और कहानियों कथन का जो प्रयोग किया जाता है वो किस में सहायता करता है? पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, या सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, या स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देता है, या शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में करता है। तो जो गाइस जो
जब हम पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में जो संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताएं और कहानी कथन का प्रयोग करते हैं तो ये स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देता है। तो ये हमारा जो तीसरा है ये गाइस हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि डिस्लेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। जो डिस्लेक्सिया तो होता है गाइस वो कौन सी समस्या से संबंधित होता है गाइस? तो डिस्लेक्सिया है वो पढ़ने संबंधी क्या कहते हैं विकार होता है। कैसा? पढ़ने संबंधी विकार होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि संयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा आकलन गाइस? कि समूह में द्वंद्व होगा या उच्च नैतिक विकास होगा या गहन प्रतियोगिता होगी या उच्च उपलब्धि और स्वगर्मा होगी। तो जो बड़े और पुराने जो विद्यार्थी होते हैं गाइस वो अपने से छोटे और नए विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। जैसे कि 3rd क्लास का बच्चा 2nd क्लास का या 1st क्लास का आकलन करता है तो उसके अंदर कैसा आकलन होगा? तो वो उच्च उपलब्धि यानी कि हम बड़े हैं तो उसके अंदर उच्च उपलब्धि आएगी और स्वगर्मा और उसे गर्व महसूस होगा। तो इसमें कैसा आ जाएगा? उच्च उपलब्धि और स्वगर्मा का परिणाम होगा। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अलबरूनी किस देश से आया था? जो अलबरूनी थे गाइस वो किस देश से आए थे? तो वो आए थे उज्बेकिस्तान से। कहाँ से आए थे? उज्बेकिस्तान से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। क्रम संख्या स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, प्रस्थान समय, दूरी, ये सब दिए गए हैं। तो दिन 4 सूरत ये पूरा क्या कहते हैं दिया गया है गाइस। इसे आप खुद सॉल्व करके भी देखिएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। तो पहला है कि दिन 4 सूरत को ये 4:15 पर और 4:20 पर चलती है। फिर जो 530 एक वलसाड से जो वो है 530 जो है क्या कहते हैं स्टेशन और ये गाड़ी है उसका मार्ग है तो इससे वो 5:23 से और 5:25 के बीच में चलती है। फिर जो ये वाली गाड़ी है वो भिवंडी से 21:10 से और 21:20 के बीच में चलती है। फिर ये इतने पे मांडगांव। फिर ऐसे करके गाइस ये उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मांडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। तो गाइस जो है प्रस्थान समय और दूरी है तो जो दिन 4 को क्या कहते हैं सूरत से चलती है और इससे बीच में चलती है और इतनी चलने के बाद वो वलसाड पहुंचती है। वलसाड वो इस टाइम पर पहुंचती है। किस टाइम पर? इस टाइम पर पहुंचती है 5:23 और 5:25 के बीच में। फिर वो वहाँ से फिर इतनी दूरी तय करती है और फिर तय करके 6 तारीख को भिवंडी से फिर इतना चलती है। तो इस हिसाब से आप इसे सॉल्व करके देखना और फिर बताना कि इसका आंसर गाइस हो जाएगा वैसे चौथा और आप सॉल्व करके बताना कि आपने इसका आंसर क्या निकाला है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें जो दिन दिया है दिन 4 को सूरत से ये 16:15 पर चलती है। 16:15 और 20 मिनट पर चलती है गाइस। और ये क्या कहते हैं कितनी दूरी तय करती है? तो ये 530 दूरी तय करती है। कितनी? 530। और फिर ये दिन 5 को वलसाड से चलती है और 5:23 से 5:25 के बीच में और कितनी दूरी तय करती है? तो 598। फिर ये 6 को भिवंडी से चलती है और 21:10 से और 21:20 के बीच में चलती है और ये कितनी दूरी तय करती है? तो ये दूरी तय करती है 772। कितनी? 772। ठीक है गाइस। फिर है कि ये मांडगांव को ये 7:35 से 7:45 के बीच में चलती है और ये कितनी दूरी तय करती है? तो ये दूरी तय करती है 509। तो उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मांडगांव हमें किस किस की दूरी देखनी है? हमें देखनी है दूरी सूरत और मांडगांव की। तो सूरत और मांडगांव की जो बीच की दूरी है तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय कितना है? तो ट्रेन के द्वारा कितना समय लगा होगा? तो सूरत कितने पे? तो ये चलता है, कहाँ गया सूरत? 16:15 और इधर है 7:35। ठीक है गाइस। और ये कितनी दूरी तय करता है? तो ये 1509, मांडगांव 1509 और सूरत कितनी है? 530। कितना? 530। तो इसे माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 9, 7, 9। ये हो गया इसका आंसर 9, 7, 9। ठीक है गाइस। फिर आता है कि ये 16 में से 15 में से इसे घटाओ 7:35 को और 16:20 में से घटाओ 7:45 को। तो 16:15 में से घटाएंगे तो हमारा बचेगा 15। कितना? 15। तो यानी कि 15 घंटे हो गए। फिर घटाएंगे 16:20 में से 7:45 को तो 16
16, 20 में से घटाएंगे 7:35 को 45 को, तो बचेगा 15 मिनट। ठीक है गाइस, तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चौथा। क्या होगा इसका आंसर? चौथा, क्योंकि उसी में हमारा आंसर आ रहा है कि 979 किलोमीटर 15 घंटे और 15 मिनट। ठीक है गाइस, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा एक निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। तो वो अपने संकल्पनाओं को कैसे सीखती है गाइस? अपसारी चिंतन में या अवसारी चिंतन में या मॉडलिंग में या अनुकरण में। गाइस, तो आपको पता होना चाहिए जो सृजनात्मकता होती है वो एक दूसरे से दूर भागती है। क्या विचार होते हैं वो हर तरफ भागते हैं, तो वो कैसे सीखती होगी? तो वो सीखती होगी अपसारी चिंतन से। कैसे? अपसारी चिंतन से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली गई नई संकल्पनाओं के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य को बढ़ावा देना। यानी कि एक शिक्षण में जब एक क्लास में प्रभावी शिक्षण तभी हो सकता है जब जो शिक्षक है वो बच्चे के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई गतिविधि, यानी कि उनका जो पूर्व ज्ञान है उन्हें नए ज्ञान के साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। तो जो ये पढ़ाने का जो उद्देश्य है उसका उद्देश्य क्या है? शिक्षार्थियों का स्वायत्तता का बढ़ाना या व्यक्ति भिन्नताओं को बढ़ाना या पुनर्वलन करना या ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण करना। तो इसका हो जाएगा जब हम नए पुराने ज्ञान को नए ज्ञान में क्या कहते हैं लाते हैं और उसे समझाते हैं, नए पुराने और नए ज्ञान को मिक्स करके, तो वो हो जाता है ज्ञान का सह संबंध और स्थानांतरण। क्या होता है? ज्ञान का सह संबंध और स्थानांतरण। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो इनमें से वह कौन सा उद्देश्य जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा गाइस? तो पहला है कि विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना या शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना या फिर अभिभावकों को संतुष्ट करना या विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो इसका हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या कहते हैं उद्देश्य होगा, तो वो होगा कि शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। तो इनमें से वह कौन सा है जो वातावरणीय कारकों में शामिल नहीं है, बाकी के सब शामिल है? तो पहला है कि शिक्षा की गुणवत्ता, सांस्कृतिक पौष्टिकता, ये शारीरिक गठन। तो गाइस, वातावरणीय में हमारा शारीरिक गठन नहीं आता है, बाकी के हमारे सभी शामिल हैं। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि कांसा के विषय में किसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया है? तो इसका सही उत्तर चुनिए। यानी कि जो कांसा है, ब्रॉस है गाइस, जो गोलकुंडा में जो तोपें मिली हैं उसमें उसका यूज हुआ है। तो कौन है इसमें से? तो कांसा, तांबा तथा टिन की मिश्र धातुओं का यूज हुआ है, या कांसा, तांबा, कॉपर तथा जिंक की मिश्र धातुओं का यूज हुआ है, या कांसा तथा प्लेटिनियम धातु का यूज हुआ है, या कांसा एक तत्व है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस? जो गोलकुंडा में जो तोपें मिली हैं उसमें कांसा तथा टिन मिश्र धातुओं का यूज हुआ है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा हो जाती है। यानी कि जब हम मिट्टी पर एक खेत में हम एक ही फसल बार बार करें और रासायनिक प्रयोगों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करें तो जो हमारी मिट्टी है वो कैसी हो जाएगी? तो जो हमारी मिट्टी है वो बंजर हो जाएगी। कैसी? बंजर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं बताइए। यानी कि जो लेह और लद्दाख में जो मकान बनते हैं उनकी विशेषताएं बतानी है। तो पहला है कि पेड़ के तनों से बनी लकड़ियों की ढालू छतें होती हैं, या फिर निचली मंजिले में कोई खिड़की नहीं होती है, तो ये सही है। फिर है कि पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, तो ये सही है। फिर है कि लकड़ी के फर्श होते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन पहला छोड़ के बाकी के ये तीनों सही है, तो आंसर हो जाएगा हमारा VCD। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। जो तरुण भारत संघ समूह है गाइज वो किससे संबंधित है? तो स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने से, या विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, या पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करवाने से। तो गाइज तरुण भारत संघ का जो नामक समूह है उसका मुख्य कार्य है पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने से। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। तो इनमें से जो सांपों के बारे में सही कथन है हमें वह देखना है। आगे देखते हैं कि हमारे देश में केवल 4 तरह के सांप पाए जाते हैं।
तो सही है। फिर है कि नाग कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है, तो ये भी सही है। फिर है कि जहरीले सांपों के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है, तो ये भी सही है। फिर है कि सांप के काटने की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, तो ये भी सही है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा BCD। क्या होगा इसका आंसर? BCD, क्योंकि जो पहला है वो गलत है, बाकी के हमारा सही है। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। तो पेट्रोलियम के कौन से अभिलक्षण है गाइस? कि अच्छी गंध और पतला और नीला रंग द्रव होता है, या फिर बदबूदार पतला पीला द्रव होता है, या फिर बिना गंध का गाढ़ा और गहरे रंग का तरल होता है, या बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो इनमें से कौन कौन सा है जो मच्छरों से फैलता है गाइस? तो हमारा पहला ही हो जाएगा कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जो है वो मच्छरों से फैलता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। तो वो रंग कैसे होते हैं गाइस? कि सोने चांदी को पिघलाकर घोल बनाकर उन्हें पेंट करते हैं, या फिर अति उत्तम गुणवत्ता वाले फाइबर पेंट होते हैं, या पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं, या विशेष प्रकार के बने पोस्टर रंग होते हैं। तो गाइस मधुबनी चित्रों में जो रंगों का कलरों का जो प्रयोग किया जाता है गाइस, तो वो होते हैं पिसे हुए चावल के रंगीन घोल होते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। तो उपयुक्त पब्लिक स्कूल में निम्न में से किसका अनुपालन हो रहा है? तो गाइस जब प्रत्येक हर तरीके का बच्चा एक ही जगह पढ़ता है तो वहाँ पर समावेशी कक्षा का निर्माण होता है। कैसा? समावेशी शिक्षा का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है। उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए गए जो नीचे दिए गए हैं, जो कक्षा में जो दिए थे वो हमें नीचे दिए गए। तो इसमें है कि एक पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही हम लिख पाते हैं, तो ये सही है। फिर है कि हम फर्श पर हमारे पैरों को फर्श से बीच घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं, तो ये भी सही है। फिर है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस आती है, तो ये गलत है। फिर है कि घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगा सकते हैं। तो गाइस सी छोड़ के बाकी हमारा ABD सही है। तो हमारा ABD किस में? तीसरे में है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक पश्मीना शॉल लगभग साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने में घंटों का समय लगता है। यानी कि एक जो पश्मीना शॉल होती है गाइस वो साधारण 10 स्वेटरों के बराबर गर्म होती है। कितने? 10 स्वेटरों के बराबर। और क्या कहते हैं, एक पश्मीना शॉल को बुनने में कितने घंटों का समय लगता है? तो गाइस 200 घंटों का समय लगता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा चौथा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के लिए किस आयाम का अनुगमन कर रही है? तो बच्चा जो टीचर है वो कैसे वो आयाम का अनुसरण कर रही है, वो कैसा है? तो प्रतियोगिता आधारित है, या भाषा निर्देशित सीखना है, या सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना है, या फिर मनोरंजन के द्वारा सीखना है? तो गाइस वो समूह चर्चा और समूह परियोजना में बच्चों को शामिल करती है, तो ये सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना है। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि नेफेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़े मकोड़े और चूहे जैसे छोटे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। तो हमारे देश में यह जो पौधे हैं वो गाइस कहाँ पाए जाते हैं? तो कीटवच्छी पौधे कहाँ पाए जाते हैं गाइस? तो ये पाए जाते हैं मेघालय में। कहाँ पर? मेघालय में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि किसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। तो इनमें से वह कौन है जो अलग से भिन्न है? तो ग्रीस हो गया, पैराफिक मोम हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। तो गाइस ये ग्रीस, पैराफिक मोम और पेट्रोल ये लिक्विड टाइप है, और जो कोयला है गाइस ये लिक्विड नहीं है। तो हमारा ये इसका आंसर हो जाएगा कोयला। आगे बढ़ नेक्स्ट है कि बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। तो मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा? तो गाइस ऐसा कौन सी टाइमिंग होती है जब मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा समय होता है? तो वो होता है अक्टूबर से दिसंबर। कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर। तो गाइस हमारा मॉक टेस्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट 30 क्वेश्चन यही समाप्त होते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाई हुआ अच्छा लगता है और मेरी वीडियोस के क्वेश्चन जो आंसर हैं वो आपको समझ आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।